नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है हम सभी हिंदी साहित्य के मेजर पेपर 7th का यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग इस एक वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 2 में, मेजर पेपर 7th के यूनिट 2 में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की साहित्यिक विधाओं के बारे में। यूनिट 1 में जो है हमने पढ़ लिया था साहित्य के स्वरूप के बारे में, और बहुत ही अच्छे से जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। लिस्ट में वो वीडियो है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग हिंदी की जितनी भी साहित्यिक विधाएँ हैं उन सारों के बारे में जो है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे से जो है मैं आप लोगों को इसमें समझाने वाली हूँ। और एक ही वीडियो में जो यूनिट 2 जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है देखिएगा आप कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हिंदी साहित्य के अतीत की चर्चा में प्रायः विद्वान इसे मध्य देश की भाषा ठहराते हैं। हिंदी साहित्य के अतीत में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे विद्वानों की चर्चा को देख के हम ये समझ सकते हैं कि उन लोगों ने जो है हिंदी को मध्य देश की भाषा ठहराया है। हिंदी साहित्य का प्रणयन न केवल मध्य देश में हुआ अपितु समस्त भारत में उसका प्रणयन होता रहा। अब यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का जो प्रणयन है ये केवल मध्य देश में ही नहीं बल्कि समस्त भारत में भी उसका प्रणयन धीरे धीरे होता रहा। परिणाम की विशेषता भले ही मध्य देश में रही हो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो विशेषता है भले ही मध्य देश में रही हो। आगे देखिए, जैन साहित्य का निर्माण समस्त भारत में हुआ तथा हिंदी में भी रचना जैन प्रभाव क्षेत्र में हुई। अब कहा जा रहा है कि जैन साहित्य जो है, साहित्य में बहुत सारे साहित्य आपको पढ़ने हैं। जैन साहित्य पढ़ने हैं, सिद्ध साहित्य पढ़ने हैं, नाथों के साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। तो जैन साहित्य का निर्माण पूरे भारत में हुआ था तथा हिंदी में भी रचना जैन प्रभाव क्षेत्र में हुई। जहाँ पे जैनों का प्रभाव था वहाँ भी रचनाएँ हिंदी में हुई हैं। राजस्थान का साहित्य तो हमारे गौरव की वस्तु है। अब जो राजस्थान का साहित्य है ये हमारे लिए गौरव का विषय है। महाराष्ट्र में भी हिंदी रचना होती रही है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो हिंदी में बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। शाहजी, शिवाजी, महाजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया आदि राजनीतिक महापुरुष तथा ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, तुकाराम आदि संत भी हिंदी के रचनाकार हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत सारी रचनाएं की हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये संत देव नहीं है, ये ज्ञानदेव हैं। तो ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, तुकाराम ये सारे संत भी हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत सारी रचनाएं की हुई हैं। ट्रावनकोर के केरलपति गर्भ श्रीमान भी हिंदी के कवि थे। अब ट्रावनकोर के केरलपति गर्भ जो हैं ये भी हिंदी के कवि माने जाते हैं। बंगाल में विद्यापति की रचना तथा दक्षिणी साहित्य हिंदी के व्यापक प्रसार के राष्ट्रीय महत्व का आख्यान करता है। बंगाल में अगर बात करें तो बंगाल में विद्यापति की रचनाएं और दक्षिणी साहित्य जो है, दक्षिणी हिंदी साहित्य ये व्यापक प्रसार के राष्ट्रीय महत्व का आख्यान करता है। मतलब जो हिंदी का व्यापक प्रसार हुआ ये राष्ट्रीय महत्व को बताता है, दर्शाता है। आज सभी वर्गों के लोग हिंदी में रचना करने वाले लोगों में गौरव का अनुभव करते हैं। आज जितने भी वर्ग के लोग हैं वे सारे के सारे हिंदी में जितने भी महापुरुषों ने, जितने भी संतों ने रचनाएं की हैं, जितने भी कवियों ने रचनाएं की हैं, उन सभी लोगों में जो है गौरव का अनुभव करते हैं। वास्तव में हिंदी साहित्य हिंदी के व्यापक प्रसार के राष्ट्रीय महत्व का आख्यान करता है। मतलब ये सारी बातों को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य जो है यह हिंदी के व्यापक प्रसार के राष्ट्रीय महत्व का आख्यान करता है। व्यापकता की दृष्टि से भारत के लिए हिंदी का कितना महत्व है यह पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र की कृति वांग्मय विमर्श से दिए गए इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। पंडित विश्वनाथ मिश्र जी की एक कृति है, उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे ये प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है। हिंदी जिस परंपरा को लेकर चल रही है वह सौर सैनी की परंपरा है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि हिंदी जिस भी परंपरा को लेकर चल रही है वे परंपरा है सौर सैनी की, लेकिन उसके साथ ही इसका मागधी या अमागधी से भी अधमागधी से भी पूरा लगाव है। ये जो है आपका सौर सैनी की परंपरा है, किंतु मागधी और अधमागधी से भी इसका पूरा लगाव है। यही कारण है कि संस्कृत तथा प्राकृत से संबंध रखने वाली अन्य देशी भाषाओं के प्राचीन साहित्य का लगाव इसी से है। और यही कारण है कि संस्कृत और प्राकृत से जितनी भी भाषाएं संबंध रखती हैं वे सारे के सारे
देशी भाषाओं के प्राचीन साहित्य का लगाव रहा है। इस प्रकार गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि के प्राचीन साहित्य की पुरानी रचनाओं की परंपरा हिंदी है। और यहाँ पे हम बात करें तो जितने भी प्राचीन साहित्य हुए हैं, जिनकी रचनाएं हुई हैं, फिर चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो या फिर बंगाली हो, वे सारे के सारे साहित्य का संबंध जो है आपका हिंदी से रहा है। अतः हिंदी इन देशी भाषाओं की बड़ी बहन है। और आप कह सकते हैं कि हिंदी जो है ये इन सारे देशी भाषाओं की बड़ी बहन के रूप में मानी जाती है। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से प्रारंभ होता है, यह निश्चित रूप से न तो आज तक नहीं बताया जा सका, क्योंकि जो पुरानी रचनाएं प्राप्त हुई हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अब हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से प्रारंभ होता है, यह निश्चित रूप से पता नहीं लगाया गया है, क्योंकि जो भी रचनाएं हमें मिली हुई हैं वे सारी की सारी रचनाएं उनकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध मानी जाती है। दूसरे अधिक साहित्य या तो विनष्ट हो चुका है या जीर्ण शीर्ण इधर उधर पड़ा है। दूसरा जो भी साहित्य आप देखते हैं वे या तो खत्म हो चुके हैं या फिर इधर उधर पड़े हुए हैं। अतः आज तक हिंदी साहित्य के प्रारंभ का निश्चित पता अनेक प्रयत्नों के बाद भी नहीं लगाया जा सका। अतः आप ये कह सकते हैं कि आज तक हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब हुआ था, इस बात का पता अब तक नहीं लगाया गया है। यह तो सर्वसम्मत है कि बौद्धों और जैनों ने अपने धर्म साहित्य का प्रचार लोक भाषा में किया था। यह भी निर्विवाद रूप से सत्य माना जाता है कि अपभ्रंश से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। अब यहाँ पे ये बात तो सभी को पता है कि बौद्ध और जैन जितने भी थे, इन्होंने अपने धर्म साहित्य का जो प्रचार है ये लोक भाषा में ही किया था। और ये भी निर्विवाद रूप से सत्य माना जाता है कि अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ था। इधर साहित्य अन्वेषियों ने अनेक ग्रंथों का पता लगाया है जिनके द्वारा हिंदी के आदि युग के संबंध में कुछ नवीन बातों पर प्रकाश पड़ता है। और इधर कुछ साहित्य अन्वेषी हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का पता लगाया हुआ है जिसके द्वारा हिंदी के आदि युग के संबंध के बारे में कुछ बातों का पता चलता है। अब हम लोग बात करते हैं सिद्धों और नाथों के साहित्य के बारे में। साहित्य तो आपने जान लिया कि हिंदी साहित्य का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे माना जाता है, वो आज भी विवादित है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके बाद में जानने वाले हैं सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में। तो सांप्रदायिक साहित्य के अंतर्गत वह साहित्य परिगणित किया जाता है जो सिद्ध एवं नाथ संप्रदाय के संतों ने अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए रखा था। सांप्रदायिक साहित्य के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो वह साहित्य परिगणित किया जाता है जो सिद्ध एवं नाथ संप्रदाय के संतों ने अपने अपने मत से अपना प्रचार प्रसार किया हुआ था। तो नाथ पंथ के नाम से जिस पंथ का प्रवर्तन गोरखनाथ तथा मत्स्येंद्र नाथ ने किया, सिद्धों द्वारा उस पंथ का उद्भव संवत 797 में माना जाता है। अब आप कह सकते हैं कि नाथ पंथ यानी नाथ साहित्य का उदाहरण जो है आपका उद्भव है ये जो है आपका गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। और सिद्धों के द्वारा इस पंथ का उद्भव हुआ था कब, 797 ईस्वी में। 84 सिद्धों का समय संवत 797 से विक्रम संवत 1257 तक माना जाता है। इन्हीं के द्वारा संत साहित्य की मूल शाखा जो कबीर आदि द्वारा बाद में पल्लवित की गई प्रवर्तित हुई। अब बात करते हैं तो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं संतों के द्वारा, इन्हीं नाथों सिद्धों के द्वारा आगे चल के ये संत साहित्य की जो शाखा है ये कबीर के रूप में उभरी और धीरे धीरे इनके बाद में जो ये पल्लवित हुई, प्रवर्तित हुई। इसके बाद बात करते हैं नाथ साहित्य के बारे में। तो 84 सिद्धों में गोरक्षपा का भी नाम लिया जाता है। यह सिद्धों में अत्यंत तेजस्वी सिद्ध हुए और इन्होंने स्वयं अपना मार्ग चलाया। अब ये जो गोरक्षपा सिद्ध हुए 84 सिद्धों में, ये बहुत ही तेजस्वी सिद्ध माने गए और इन्होंने अपना एक मार्ग अलग चलाया। सिद्धों के द्वारा प्रवर्तित पंथ से अनेक अर्थों में इनका संप्रदाय अलग था। अब सिद्धों के द्वारा जो प्रवर्तित पंथ थे उससे इनका जो पंथ था ये बहुत ही अलग माना जाता था। इनका जो संप्रदाय था ये बिल्कुल अलग था। हिंदी में गद्य के आदि प्रवर्तक भी गोरखनाथ माने जाते हैं। हिंदी में गद्य के आदि प्रवर्तक के रूप में अगर आप बात करें तो इसके माने जाते हैं गोरखनाथ। जालंधर, कनेरी आदि भी गोरखनाथ के संप्रदाय के साधक बताए जाते हैं। और जालंधर और कनेरी भी जो है, कनेरी ये भी आदि, ये दोनों ये गोरखनाथ के संप्रदाय के साधक के रूप में बताए जाते हैं। इनकी जो रचनाएं थीं उन सारी रचनाओं का प्रभाव पड़ा उन भक्ति युग के जितने भी निर्गुण कवि हुए हैं उन पर। इनकी रचनाओं में हिंदी स्पष्ट रूप से आंखें खोलती जान पड़ती है। अब इनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें हिंदी जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, हिंदी की भाषाएं। बौद्ध धर्म में विकार आने पर वज्रयान संप्रदाय अत्यंत विकृत हो उठा था। और बौद्ध धर्म में जब विकार आना शुरू हुआ
तो वज्रयान एक संप्रदाय था, वो अत्यंत विकृत हो उठा था उस समय तक। सिद्ध साधना में महासुख या शून्य तत्व साधक का सबसे बड़ा ध्येय निर्धारित किया गया। सिद्ध साधना में महासुख या शून्य तत्व का जो साधक था, सबसे बड़ा ध्येय उसको निर्धारित किया गया। सहज संयम उसकी प्राप्ति का मार्ग था, गुरु उपदेश उस मार्ग पर प्रकाश की किरणें थी। और ये जो मार्ग था आपका महासुख या शून्य तत्व का साधक बनने का, यह सहज संयम उसकी प्राप्ति का मार्ग था। वो प्राप्त तभी कर सकता है व्यक्ति जब सहज और संयम हो उसके अंदर। और गुरु उपदेश, गुरुओं का जो उपदेश था, वहाँ तक जाने के लिए वह प्रकाश की किरण का काम करता था। इनकी रचनाओं को साहित्य की सीमा के अंतर्गत मानना साहित्य को मर्यादा का अतिक्रमण करना है। इनकी रचनाओं को साहित्य की सीमा के अंतर्गत मानना मर्यादा का अतिक्रमण करना जैसा माना जाएगा, किंतु भाषा की दृष्टि से निश्चय ही इनका महत्व है। लेकिन अगर भाषा की माने, भाषा की दृष्टि से हम देखें तो इसका महत्व ही बहुत अधिक है। इनके भीतर हिंदी के विकास की कहानी अपनी आंखें खोलती दिखाई पड़ती हैं। सिद्ध प्रायः नालंदा और विक्रमशिला में ही रहते थे, और जितने भी सिद्ध हुए वे सारे के सारे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ही रहा करते थे। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य का महत्व उसके रचना विधान के कारण, भाषा की दृष्टि से तथा परवर्ती साहित्य अर्थात संत साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण है। अब ये आप कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य का जो महत्व है, ये उसके रचना के विधान के कारण और उसकी भाषा की दृष्टि से, परवर्ती साहित्य और जितने भी संत साहित्य रहे हैं, वे सारे के सारे उन्हें पढ़ने वाले प्रभाव के कारण रहे हैं। आगे हम बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो बौद्ध धर्म के अभ्युदय के बाद ही जैन धर्म क्षीण होने लगा था। जैसे ही बौद्ध धर्म आया, वैसे ही जैन धर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। और एक समय तो ऐसा आया जब सर्वत्र ही जैन धर्म का ह्रास दिखाई पड़ा, और एक समय ऐसा भी आया जब चारों तरफ जैन धर्म का ह्रास दिखाई पड़ा। परंतु आज जब बौद्ध धर्म भारत में विलुप्त प्राय है, जैनियों की बहुत बड़ी संख्या यहाँ निवास करती है। किंतु अगर आज की बात हम करें तो आज यहाँ बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है, और जैन धर्म जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में निवास करती है। बौद्ध धर्म के पतित हो जाने पर भी इसका व्यापक प्रभाव समाज के कुछ वर्गों पर जमा रहा। बौद्ध धर्म के खत्म हो जाने के बाद भी इसका प्रभाव कुछ वर्गों पे जमा रहा। यह धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म से अधिक मेल खाता है, और यह धर्म जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म से ज़्यादा मेल खाता है। महावीर के बाद ही भद्रबाहु ने दिगंबर और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना कर दी। और महावीर के बाद भद्रबाहु ने दिगंबर का स्थापना की, दिगंबर संप्रदाय, और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की। श्वेतांबर संप्रदाय के जैसी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा दिगंबर संप्रदाय वाले आत्मसंयम तथा साधना पर आस्था रखते हैं। और ये दो तरह के संप्रदाय जैन धर्म में माने जाते हैं भगवान महावीर के बाद। तो यहाँ पे श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वे श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, और जो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वे आत्मसंयम और साधना पर ज़्यादा आस्था रखते हैं। इसके बाद इसमें आते हैं हेमचंद्र। तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल, ये इसके श्रद्धास्पद थे। इनका रचना काल जो है संवत 1216 से 1229 है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से इनकी टक्कर का दूसरा आचार्य जैनियों में नहीं हुआ। और अगर प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपका इनके टक्कर में कोई भी दूसरा आचार्य नहीं आया। ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के पंडित थे। ये जो है आपके संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन सभी के पंडित थे, महान ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य इनका बहुत बड़ा ऋणी माना जाता है। आगे बात करते हैं, अगले आए आपके सोमप्रभ सूरी। तो अनिलवाड़ गुजरात के रहने वाले जैन पंडित थे। कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने ही की थी। अनिलवाड़ जो है ये गुजरात के रहने वाले एक जैन पंडित थे, और कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक ग्रंथ है जिसकी रचना इन्होंने की थी। जिन पद्यशूरी और विनय चंद्रशूरी जो संवत 1257 के लगभग उत्पन्न माने जाते हैं, और धर्मशूरी और विजय सिंह सूरी जिनका आविर्भाव काल है विक्रम संवत 1266 से लेके 1288 तक, प्रसिद्ध जैन कवि माने जाते हैं। और जैन कवि की बात करें तो ये सारे धर्मसूरी, विजय सिंह सूरी, ये जो है आपके माने जाते हैं प्रसिद्ध जैन कवि। क्योंकि यह परंपरा बाद में भी चलती रही और वे बराबर अपने धर्म के प्रसार के लिए कार्य करते रहे। जैन कवियों की यह परंपरा बाद में भी चलती रही और वे बराबर अपने धर्म के प्रसार के लिए कार्य करते रहे। लोगों को अपने संप्रदाय की ओर उन्मुख करना था इनका जो मेन मकसद था। आप कह लीजिए कि इनका जो मुख्य मकसद था
मुख्य कारण था, मुख्य लक्ष्य था, यह था कि ये लोग लोगों को अपने संप्रदाय की ओर उन्मुख कर रहे थे, अपने संप्रदाय से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अब्दुर रहमान मुल्तान एक जुलाहे थे। इनका आविर्भाव काल हुआ 1367 विक्रम संवत माना जाता है। भारतीय आदर्शों से अनुप्राणित यह प्रेम कवि अपने स्नेह रासय संदेश रासक के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जो है आपका स्नेह रासय, इसका संदेश रासक भी आप इसको कह सकते हो। तो भारतीय आदर्शों के अनुप्राणित ये जो कवि हैं, ये अपने ये पुस्तक जिसका नाम है स्नेह रासय, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ऋतुओं का सहारा लेकर कवि ने वियोगिनियों का संदेश अत्यंत मनोहर ढंग से प्रिय के पास भिजवाया है। और ऋतुओं का सहारा लेके कवि ने जितने भी वियोगी मतलब वियोग से पीड़ित महिलाएं थीं, वियोग से पीड़ित प्रेमिकाएं थीं, उन सभी को जो है उनका संदेश अत्यंत ही मनोहर ढंग से उनके प्रिय के पास भिजवाया हुआ है। जल्हड़ की स्फुट रचनाएं मात्र प्राप्त हुई हैं। यह दरबारी कवि थे तथा राजा कर्णपुरी के आश्रित और जबलपुर के निवासी बताए जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार की प्रौढ़ रचनाएं की हैं। जल्हड़ जो है ये स्फुट रचना, इनकी बहुत सारी स्फुट रचनाएं प्राप्त हुई हैं और ये एक दरबारी कवि माने जाते हैं। राजा कर्णपुरी से के आश्रित कवि थे और ये जबलपुर के निवासी बताए जाते हैं जल्हड़, और इन्होंने बहुत सारे श्रृंगार की प्रौढ़ रचनाएं भी की हुई हैं। इसके बाद आते हैं खुसरो। अमीर खुसरो का नाम तो सब कोई जानता है। तो खुसरो की गणना हिंदी के उन कवियों में की जाती है जिन्होंने रूढ़ी से अलग हटकर अपनी आँखों से लोक जीवन का दर्शन करने भावना से अनुप्राणित हो काव्य का सृजन किया। खुसरो की गणना जो है हिंदी के उन कवियों में की जाती है जिन्होंने रूढ़िवादिता से हटकर अपनी आँखों को लोक जीवन का दर्शन करवाया कि लोक जीवन कैसा होता है, और नई भावना से अनुप्राणित होकर काव्य का सृजन किया। ये फारसी के विद्वान, लेखक तथा जनप्रिय कवि थे। ये जो खुसरो थे ये फारसी के विद्वान माने जाते हैं, एक लेखक माने जाते हैं और जनप्रिय कवि भी माने जाते हैं। शुक्ल जी ने इनकी रचना काल का आरंभ संवत 1340 के आसपास में माना है। ये स्वभाव से सहृदय, विनोद प्रिय और जनजीवन में रस लेने वाले व्यक्ति थे। इनके स्वभाव की यदि हम बात करें तो स्वभाव से जो है ये विनोद प्रिय थे और जनजीवन में रस लेने वाले व्यक्ति माने जाते थे। जनता में प्रचलित काव्य परिपाटी को उन्होंने अपनाया। जनता में जो प्रचलित काव्य की परिपाटी थी उसको इन्होंने सप्रेम अपनाया हुआ है। ये हिंदी में अपनी पहेलियों तथा मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये हिंदी की जितनी भी पहेलियाँ हैं या फिर मुकरियाँ हैं उसके लिए जो है ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं महाकाव्य पर, जो है हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि महाकाव्य क्या होता है, क्योंकि हिंदी की कुछ साहित्यिक विधाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे, खंड काव्य के बारे में, मुक्तक काव्य के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी सब के बारे में जो हम लोग इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो है मैंने आप सभी को जैन साहित्य के बारे में पढ़ा दिया, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा दिया, नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा दिया और सिद्धों के साहित्य के बारे में पढ़ा दिया हुआ है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा काव्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो काव्य शब्द व्यापक अर्थ को अभिव्यक्त करता है। काव्य जो शब्द है आपका ये व्यापक अर्थ को अभिव्यक्ति करता है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के दो प्रमुख भेद माने जाते हैं, पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। और भारतीय काव्य शास्त्र की यदि हम माने तो इसमें काव्य को जो है दो प्रमुख भेद माने जाते हैं, पहला माना जाता है दृश्य काव्य और दूसरा माना जाता है श्रव्य काव्य। शैली के भेद से श्रव्य काव्य के तीन भेद किए गए हैं, पहला है पद्य, गद्य और मिश्र। मिश्र काव्य को जो है हम लोग चंपू काव्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका पद्य काव्य को आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य कहते हैं। अब पद्य काव्य को जो है आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य या फिर मुक्तक काव्य का नाम दिया जाता है। प्रबंध काव्य के दो भेद प्रसिद्ध हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, जिसके बारे में जो है हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। प्रबंध काव्य के दो भेद प्रसिद्ध माने जाते हैं, पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। डॉक्टर त्रिगुणायत ने एक तीसरे प्रबंध वद्य काव्य रूप को स्वीकार किया हुआ है। इनके अनुसार समस्त प्रबंध रचनाएं इन दोनों विभागों के अंतर्गत नहीं आ पाती। अब इनके अनुसार अगर हम देखें तो इन दोनों विभागों के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी प्रबंध रचनाएं हैं, वे सारे के सारे इसमें नहीं आ सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रबंध काव्य रूप रह जाते हैं जिनमें न तो महाकाव्य के वैधानिक लक्षण मिलते हैं और न खंड काव्य की विशेषताएं ही उपलब्ध होती हैं। अब ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रबंध काव्य रह जाते हैं जिसमें न ही महाकाव्य का वैधानिक लक्षण मिलता है और न ही खंड काव्य की विशेषताएं ही उपलब्ध होती हैं। ऐसे प्रबंध अधिकतर लिखे तो महाकाव्य की रचना की दृष्टि से ही जाते हैं, किंतु किन्हीं कारणों से सफल महाकाव्य नहीं होते।
और कुछ कारणों की वजह से जो है ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आ पाते। इस प्रकार प्रबंध काव्य के 3 भेद हो जाते हैं। भारतीय दृष्टि से महाकाव्य की परिभाषा आप देखिए क्या हो सकता है कि भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम महाकाव्य की बात करें तो क्या हो सकता है। भारतीय काव्य चिंतकों ने महाकाव्य के स्वरूप पर गंभीर चिंतन कर अपने लक्षण निर्धारित किए हैं। अब जितने भी भारतीय काव्य के चिंतक रहे हैं उन सारे महाकाव्य के स्वरूप पर बहुत ही गंभीर चिंतन किया हुआ है और इनके कुछ लक्षण निर्धारित किए हैं। महाकाव्य के नाम से स्पष्ट संकेत मिलता है कि काव्य के इस अंग में जीवन का अत्यंत व्यापक चित्रण उदात्त मानवीय अनुभूतियों के रूप में प्रकट किया जाता है। अब इसमें जो है महाकाव्य के नाम से ही स्पष्ट संकेत हमें मिलता है कि काव्य के इस अंग में जीवन का अत्यंत ही व्यापक चित्रण किया जाता है और उदात्त मानवीय अनुभूतियों के रूप में प्रकट किया जाता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम भामा ने महाकाव्य के स्वरूप का निर्धारण इस प्रकार किया है। देखिएगा, इन्होंने कहा है कि महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, वह महानता का महान प्रकाशक होता है। उसमें निर्दोष शब्दार्थ, अलंकार और सदवस्तु होनी चाहिए। उसमें विचार विमर्श, दूत, प्रयाण, युद्ध, नायक का अभ्युदय, वे 5 संधियाँ ही बहुत गूढ़ न हो, उत्कर्ष युक्त हो, चतुर्वर्ग आदेश होने पर भी प्रधानतः अर्थ उपदिष्ट हो। अब कहा जा रहा है कि महाकाव्य जो है भामा ने, आचार्य भामा ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि महाकाव्य जो है सर्गबद्ध होता है और महानता का महान प्रकाशक माना जाता है। उसमें जो है निर्दोष शब्दार्थ होते हैं, अलंकार होते हैं और सदवस्तु जो है होनी चाहिए। उसमें विचार विमर्श होना चाहिए, दूत होना चाहिए, प्रयाण होना चाहिए, युद्ध, नायक, ये सारे उसमें 5 संधियाँ होनी चाहिए और ये बहुत गूढ़ न हो, ये उत्कर्ष युक्त होना चाहिए। चतुर्वर्ग आदेश होने पर भी प्रधानता अर्थ उपदिष्ट हो, मतलब कि जो भी है इसमें, जो भी वाक्य उसमें लिखे जाएंगे, जो भी शब्द उसमें होंगे, वे सारे के सारे अर्थ उपदिष्ट होनी चाहिए। उसमें लोक स्वभाव का वर्णन और सभी रसों का पृथक चित्रण हो, और उसमें लोक स्वभाव का भी वर्णन किया जाना हो और सभी रसों का भी पृथक चित्रण किया गया हो। इसके बाद में लिखते हैं, नायक के कुल बल, शास्त्र ज्ञान आदि का उत्कर्ष जताकर और किसी के उत्कर्ष के लिए नायक का वध नहीं करना चाहिए। और उसमें बता रहे हैं कि नायक के कुल बल और नायक के कुल बल और शास्त्र ज्ञान का उत्कर्ष जताकर किसी और के उत्कर्ष के लिए नायक का वध उसमें नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो है ये महाकाव्य की परिभाषा को बताया हुआ है। तो ये हो गया आपका। आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये है आपका खंड काव्य। ये हमने बात कर लिया यहाँ पे महाकाव्य के बारे में, पढ़ लिया हमने महाकाव्य क्या है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो है हम अभी थोड़ा चर्चा करने वाले हैं खंड काव्य के बारे में कि खंड काव्य क्या है। तो देखिएगा, संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में महाकाव्य का व्यापक विवेचन नहीं मिलता है। संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में जितने में देखें तो महाकाव्य का व्यापक विवेचन हमें देखने को नहीं मिलता है। भामा एवं दंडी ने खंड काव्य का उल्लेख भी नहीं किया है, जबकि महाकाव्य का व्यापक विवेचन किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि भामा और दंडी ने जो है खंड काव्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन महाकाव्य का जो है व्यापक विवेचन आपको देखने को मिलता है। रुद्रट ने प्रबंध काव्य के 2 विभाजन महाकाव्य और लघु काव्य के नाम से किए हुए हैं। अब रुद्रट ने प्रबंध काव्य का जो विभाजन किया हुआ है, इन्होंने 2 विभाजन किया है, पहला है महाकाव्य और लघु काव्य। हेमचंद्र भी खंड काव्य का उल्लेख नहीं करते हैं। आचार्य विश्वनाथ जो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने खंड काव्य का संक्षिप्त लक्षण प्रस्तुत किया है। और लक्षण क्या है कि एक कथा का निरूपक होना चाहिए, पद्यबद्ध होना चाहिए, सर्गमय ग्रंथ होना चाहिए और जिसमें शब्द संधियाँ ना भी हों तो भी वह काव्य कहलाता है। काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है। काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला जो है खंड काव्य कहलाता है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि कायम सर्ग मुथस्सितम ए कार्य प्रवण है पद्य संधि सामग्री अर्जितम खंड काव्यम भवेत काव्यस्य कदेशानुसारी। यहाँ पे इसमें इस लक्षण में एक देश शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे विश्वनाथ का क्या आशय हो सकता है? उसके आशय का अनुमान डॉक्टर त्रिगुणायत के अनुसार इस प्रकार है। यानी कि इन्होंने ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसके बारे में एक देश शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसके आशय का प्रयोग जो है इसके आशय के बारे में डॉक्टर त्रिगुणायत ने बताया हुआ है। पहला है कि उसमें जीवन की किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। खंड काव्य में क्या है कि इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। इसमें महाकाव्य के लक्षण संकुचित रूप में स्वीकार किए जाते हैं और इसमें महाकाव्य के जितने भी लक्षण हैं उसे संकुचित रूप में स्वीकार किए जाते हैं।
रूप और आकार में खंड काव्य महाकाव्य से छोटा होता है। रूप और आकार की बात करें तो जो खंड काव्य है ये महाकाव्य से छोटा होता है। और कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं, और विशेषताएं क्या है तो प्रभावानुमति, वर्णन और प्रवाह, ये जो है आपका कुछ अन्य विशेषताएं हैं इसकी खंड काव्य की। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे जो है हम लोगों को पढ़ना है मुक्तक काव्य के बारे में कि मुक्तक काव्य क्या है। तो मुक्तक शब्द की निष्पत्ति मुक्त प्लस मुक्त धन कन से होती है। मुक्त धातु का अर्थ है बंधन रहित अथवा स्वतंत्र। मुक्त धातु का अर्थ क्या होता है, बंधन रहित, यानी कि कोई बंधन ना हो अथवा वो स्वतंत्र हो। और इसकी निष्पत्ति किस शब्द से होती है, मुक्त धन कन। अमरुक कवि को प्रस्तुत करते हुए लिखा गया है कि अमरुक के श्लोकों में श्रृंगार रस का प्रवाह प्रबंध काव्यों के समान ही है। अमरुक कवि जो एक हुए जिनके बारे में उनको प्रस्तुत करते हुए लिखा गया है कि अमरुक के श्लोकों में श्रृंगार रस का जो प्रवाह है यह प्रबंध काव्यों के समान ही देखा जाता है। इसमें ये लिखते हैं, यथा हावमुकस्य कर्वे मुक्तकः श्रृंगार रस यस्यन्दिनः प्रबंधायमानः प्रसिद्धा एवं। आनंदवर्धन की स्थापना का समर्थन करते हुए अभिनव गुप्त ने लिखा है कि मुक्तक उसे कहते हैं जो पूर्वापर निरपेक्ष होकर भी रसास्वादन में समर्थ हो। आनंदवर्धन जो है इस स्थापना का समर्थन करते हुए कहते हैं, और अभिनव गुप्त ने इस पे लिखा हुआ है। आनंदवर्धन की स्थापना का समर्थन करते हुए अभिनव गुप्त ये लिखते हैं कि मुक्तक उसे कहा जाता है जो पूर्वापर निरपेक्ष होकर भी रसास्वादन में समर्थ हो। पूर्वापर निरपेक्षेणाम यपि ही येन रसचवर्णा क्रियते तदेव मुक्तकम, ये लिखा जाता है अभिनव गुप्त के द्वारा। दूसरा तथ्य ये है कि प्रबंध काव्य का कथा प्रवाह भी रसानुभूति में सहायक होता है, पर मुक्तक का रचयिता उस सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा तथ्य ये माना जाता है कि प्रबंध का कथा प्रवाह भी रसानुभूति में सहायक है, पर मुक्तक का रचयिता उस सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता है। जहाँ तक रसानुभूति की बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यह भी निश्चित है कि प्रभाव की गंभीरता, व्यापकता तथा अस्थायित्व की दृष्टि से प्रबंध विशेष महत्वपूर्ण है। आचार्य राम शुक्ल का भी मत यही है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती है, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी यही मत है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रह पाती है, जिसमें कथा प्रसंग की जो परिस्थिति होती है वे अपने आप को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है, हृदय में एक अस्थायी प्रभाव ग्रहण कर लेता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अब ये जो मुक्तक काव्य है, कहा जा रहा है कि प्रबंध काव्य अगर एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, और इसी से सभी सभा और समाजों में अधिक उपयोग किया जाता है। आचार्य शुक्ल मुक्तक की 3 विशेषताओं पर बल देते हैं। विशेषताएं क्या हैं देखिएगा। एक, रमणीय मार्मिक खंड दृश्य का सहसा आनयन। दूसरा है चयन, संयम और मंडन की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है कुछ क्षणों के लिए चमत्कृत कर देने वाला प्रभाव। तो ये हो गया आपका मुक्तक काव्य। इसके बाद में हम चलते हैं नई कविता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि नई कविता क्या है। तो नई कविता जो है सन 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद या नई कविता का नाम दिया गया। 1943 में जो है अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नया आंदोलन प्रवर्तन हुआ, जिसको हम लोग ने प्रयोगवाद या फिर प्रपद्यवाद या फिर नई कविता के नाम से जानते हैं। इस वाद के उन्नायक कवि अति यथार्थवादी विचारधारा के परिपोषक थे। इस आंदोलन का प्रारंभ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित तारसप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशन के साथ ही हुआ था। और ये जो आंदोलन छड़ा ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के संपादित जो इनका ग्रंथ था तारसप्तक, इससे प्रकाशन हुआ था। आगे चल के यही चला आपका। आगे चलकर अज्ञे ने क्रमशः दूसरा सप्तक 1951 में और तीसरा सप्तक 1959 में संपादित किया और प्रकाशित भी किया। इन 3 सप्तकों से प्रयोगवाद की धाक जम गई और नई कविता का स्वतंत्र प्रचलन हो गया। और ये 3 सप्तक थे, इन तीनों सप्तकों के बाद में प्रयोगवाद की धाक जम गई और नई कविता का स्वतंत्र प्रचलन हो गया। इसका परिभाषा आप देख लीजिए कि नई कविता, जैसा कि नाम से ही संकेतित है, नई युग की कविता है, नवीन चेतना और भावबोध की कविता है।
अब ये जो नई कविता है यह नए युग की कविता है, नवीन चेतना और भावबोध की कविता मानी जाती है। भावबोध की यह नवीनता, वैचारिक बोध की गहन यथार्थता जिस कविता का आधार हो, उसका शिल्प स्वयमेव ही नूतन होता है। भावबोध की ये जो नवीनता है, यह वैचारिक बोध की गहन यथार्थता जिस पर कविता आधारित हो, उसका शिल्प स्वयमेव ही नूतन माना जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि नई कविता एक ऐसी काव्य प्रवृत्ति है जिसकी भूमि का रंग श्वेत न होकर श्याम है, जिसकी मिट्टी में सच्ची कणता नहीं, खुरदरापन है, और जिसका दायरा सीमित नहीं विस्तृत है। आप कह सकते हैं कि ये जो नई कविता है ये ऐसे काव्य प्रवृत्ति में जन्मी हुई है जिसकी भूमि का रंग श्वेत न होकर श्याम है यानी काला है, जिसकी मिट्टी में सच्ची कणता नहीं, खुरदुरापन है, और जिसका दायरा सीमित नहीं है बल्कि बहुत ही विस्तृत है। अतः आकार में छोटी होकर भी यह कविता मानव के मर्म का आलेख है, वर्तमान समाज का एक ऐसा शिलालेख है जो आगे चलकर कितनों को नया दृष्टि निर्दिष्ट करेगा। और आगे चल के यही जो है आपका वर्तमान समय के लिए एक ऐसा शिलालेख माना जाता है कि आगे चल के लोगों के लिए नया दिशा निर्दिष्ट करेगा। नई कविता की आत्मा में जो भाव राशि है वह कोरी कल्पना का विलास नहीं है, अंग भंगियों का नर्तन नहीं है, उसमें तो जीवन का वह साक्षात रंग है जो परत दर परत आदमी के ऊपर चढ़ता रहता है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नई कविता की जो आत्मा में भाव राशि है वह किसी कोरी कल्पना का विलास नहीं है, अंग भंगियों का कोई नर्तन नहीं है, इसमें जीवन का तो साक्षात रंग है जो परत दर परत किसी आदमी के ऊपर चढ़ता जा रहा है। प्रश्न यह कि नई कविता क्या है? वस्तुतः नई कविता जीवन की कहानी है, ऐसी कहानी है जिसका आदि तो है और बड़ा खतरनाक है पर अंत कहीं नहीं है। अब कह सकते हैं कि नई कविता एक जीवन की कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसका आदि तो है और बहुत ही खतरनाक है पर इसका अंत कहीं नहीं है। यूँ तो परिभाषा का कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि उससे पूरी बात कह पाना कठिन होता है, फिर भी परिभाषा वह माध्यम अवश्य है जो कतिपय विशिष्टताओं की वाहिका होती है। अतः नई कविता के स्वरूप को समझने के लिए विद्वानों की परिभाषाओं का यहाँ उल्लेख आवश्यक है। कौन कौन से विद्वानों ने जो है यहाँ पे क्या क्या परिभाषाएं दी थी, ये सारी बातों का जो हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। तो नई कविता भावना के धरातल से उतरकर वैचारिकता के धरातल पर आ चुकी है। और अगर आज के समय में हम बात करें तो नई कविता भावना के धरातल से उतरकर वैचारिकता के धरातल पर आ चुकी है। नई कविता जीवन की विविधता और संकुलता के प्रति संवेदनशील व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। अब नई कविता जो है जीवन की विविधता और संकुलता के प्रति एक संवेदनशील व्यक्ति की प्रतिक्रिया मानी जाती है। नई कविता लघु मानव के लघु परिवेश की कथा है। अब नई कविता जो है ये लघु मानव के लघु परिवेश की कथा भी मानी जाती है। इसमें अगला है, नई कविता विषाद और निराशा के कड़वे घूंट पीने वाले आदमी की तस्वीर तो है किंतु उस आदमी की आस्थावान व्यक्तित्व की प्रतिकृति भी है। कहा जा रहा है कि नई कविता जो है आपका ये निराशा के कड़वे घूंट पीने वाले आदमी की तस्वीर को दिखाता तो है किंतु उसी आदमी के आस्थावान व्यक्तित्व की प्रतिकृति भी करता है। नई कविता समकालीन जीवन की अंतर्बाह्य और अनुपेक्षित स्थितियों का अंकन है। नई कविता जो है जीवन के समकाल में जो भी घटनाएं घट रही हैं, अंतर्बाह्य और उपेक्षित या फिर अनुपेक्षित स्थितियां जो हो रही हैं, उन सभी का अंकन भी कहा जा सकता है। नई कविता का शिल्प नया है क्योंकि उसकी जीवन के प्रति दृष्टि नई है। नई कविता का जो शिल्प है ये नया है क्योंकि जीवन के प्रति जो इसका दृष्टिकोण है ये भी नया है। वस्तुतः नई कविता नवीन भावबोध और नवीन संकल्पित चेतना के सम्मिलित रूप की प्रतीक कथा है जिसका अर्थ जीवन के पार्श्व में खड़ा है तथा जिसका लक्ष्य मानव चेतना के उस इतिहास का निर्माण है जिसमें आस्था का स्वर है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आप ये कह सकते हैं कि नई कविता जो है ये नवीन भावबोध और नवीन वैकल्पिक चेतना के सम्मिलित रूप की एक प्रतीक कथा के रूप में प्रस्तुत होती है जिसका अर्थ जीवन के पार्श्व में खड़ा होना है और जिसका लक्ष्य है मानव चेतना के उस इतिहास का निर्माण जिसमें आस्था का स्वर हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो ये जो है हमने कुछ हिंदी की साहित्यिक विधाओं के बारे में पढ़ लिया है। जो जो महत्वपूर्ण थे वे सारे के सारे जो है मैंने इसमें करवा दिए हैं। अब आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग जो है आप लोग इसको पढ़िए और इसको समझिए। और परीक्षा जो है आप लोगों का है 15 तारीख को जो है आपकी परीक्षा हो रही है। BRAB के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी की परीक्षाएं जो है 15 तारीख को है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और परीक्षा में क्वेश्चंस आए कि नहीं आए वे सारे जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें परीक्षा देने के बाद में। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं एक अगले वीडियो में जहाँ पे हम आप लोगों को यूनिट 3 के बारे में बताएंगे। और क्लासेस कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम मिलते हैं आप लोगों से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।